सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पुनः एक बार आप सभी का अपने चैनल एजुकेशन हेल्प डेस्क पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपको एक आधारशिला मॉड्यूल पर आधारित नोट्स के बारे में चर्चा करूंगा। आधारशिला के हर पहलू से अवगत कराऊंगा। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आधारशिला मॉड्यूल पूरी तरीके से है क्या चीज़। तो हर कोने के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जिक्र करेंगे, जो कि एक शॉर्ट्स नोट की तरह है। तो आइए करते हैं प्रारंभ। जैसा कि हेडिंग है आधारशिला मॉड्यूल। आधारशिला हस्तपुस्तिका में निम्नलिखित कुल 6 भाग है। ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, पूछा गया भी है जहाँ जहाँ पे परीक्षाएं हुई हैं कि आधारशिला हस्तपुस्तिका में कितने भाग हैं। तो आधारशिला हस्तपुस्तिका में आप लोग भी जान लीजिए कि क्या है कि कुल 6 भाग हैं। तो वो 6 भाग हैं कौन कौन से, आइए उनके बारे में चर्चा करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो भाग 1 है। पहले भाग में हिंदी और गणित कक्षा 1 से 5 तक आकलन हेतु लक्ष्य एवं संकेतक है। जो पहला भाग है उसमें हिंदी और गणित जो कक्षाएं हैं 1 से 5 तक आकलन हेतु लक्ष्य एवं संकेतक निर्धारित किए गए हैं। और भाग 2 जो है, दूसरे भाग में भाषा शिक्षण लक्ष्य एवं भाषाई कौशलों का विकास का क्रम LSRW का विवरण अंकित है। इसी क्रम में भाग 3 में गणित शिक्षण के लक्ष्य एवं उसके सीखने सिखाने का क्रम ELPS का विवरण अंकित है। भाग 2 में LSRW का विवरण अंकित है। और साथियों, भाग 3 में ELPS जो कि गणित शिक्षण के लिए है का विवरण अंकित है। और भाग 4 की बात करते हैं तो चौथे भाग में कक्षा 3, 4, 5 में भाषा गणित एवं परिवेशी अध्ययन के लर्निंग आउटकम एवं संबंधित गतिविधियों का विवरण अंकित है। ये चौथे भाग में है। और इसी के साथ अब 5वें भाग में चलते हैं और 5वें भाग की चर्चा करते हैं। तो 5वें भाग में है क्या, तो 5वें भाग में बच्चों का व्यक्तिगत आकलन रिकॉर्ड प्रपत्र एवं कक्षावार संपूर्ण कक्षा का आकलन प्रपत्र है। इस तरीके से भाग 5 में जो बच्चों का व्यक्तिगत आकलन होता है, जो उनका रिकॉर्ड है, प्रपत्र है, वो कक्षावार संपूर्ण कक्षा का आकलन प्रपत्र है। और भाग 6 की बात करें तो 6वें भाग में शिक्षण संदर्शिका, जो शिक्षण की संदर्शिकाएं हैं, दैनिक समय सारणी, साप्ताहिक कार्य योजना कक्षा 1 व 2 के लिए, जो साप्ताहिक कार्य योजना है कक्षा 1 व 2 के लिए, वो 6ठे भाग में अंकित है। व्यक्तिगत एवं कक्षावार आकलन प्रपत्र का नमूना भी आपको भाग 6 में मिल जाएगा। तो ये रहा 6 भाग का थोड़ा सा डिटेल जिसके बारे में हम लोगों ने जाना। और अगला पार्ट है आधारशिला की आवश्यकता। तो हमें आधारशिला की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, क्यों हम आधारशिला को पढ़ें, तो इसके बारे में ये जानते हैं। आधारशिला हस्तपुस्तिका का विकास इस बात को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि प्रारंभिक स्तर पर कक्षा 1 व 2 में भाषा व गणित विषयों को किस प्रकार रोचक तरीकों व गतिविधियों से शिक्षण कराया जाए, ताकि इन विषयों पर बच्चों की समझ का विकास करते हुए मजबूत आधारशिला रखी जा सके। तो साथियों, मेनली जो है, जो हमारी कक्षाओं में गिरावट आ रही थी शिक्षण अधिगम में, उसको बढ़ाने के लिए ये सारी सुविधाएं, ये सारे विचार सामने आए हैं सबके, और इनको पूर्ण करते हुए हम लोगों को शिक्षण कार्य करना है। तो आधारशिला की आवश्यकता इसी कारण से बड़ी, जो कि गिरावट आ रही थी। तो विशेष करके कक्षा 1 और 2 में इस पर ध्यान दिया जाए, जिससे कि बच्चों को जो उनकी बेसिक चीज़ें हैं वो आना ही चाहिए। इस प्रकार से आधारशिला की आवश्यकता पड़ी। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है। तो इसमें है कौशल विकास का क्रम। तो आधारशिला मॉड्यूल में आगे बढ़ेंगे तो हमें कौशल विकास का जो क्रम है उसको पता होना चाहिए, क्योंकि जो पीछे के एग्ज़ाम से हुए हैं, जहाँ पे भी जिस जिले में, वहाँ पर इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। और आगे आने वाले समय में जहाँ भी परीक्षाएँ आयोजित होंगी, वहाँ पर इन से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हम सब इसका एक संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं इस वीडियो में। जैसा कि ये है आपका कौशल विकास का क्रम। कौशल विकास के क्रम में 2 चीज़ें आती हैं, एक तो भाषाई कौशल विकास का क्रम और दूसरा आता है गणितीय कौशल विकास का क्रम। तो हम पहला नंबर भाषाई
कौशल विकास के क्रम को देखते हैं। तो भाषाई जो कौशल विकास का क्रम है वो है, नंबर 1 पे है सुनना, या हिंदी में इसी को कहें तो लिसनिंग है, जिसका शॉर्ट फॉर्म एल हम आपको देखने को मिल जाता है और एग्जाम्स में एल का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो एल का जो फुल फॉर्म है वो लिसनिंग है और जिसका हिंदी अर्थ है सुनना, और इसका दूसरा पार्ट है एस जिसका फुल फॉर्म है स्पीकिंग, और स्पीकिंग का मतलब होता है बोलना, और तीसरा है आर जिसका फुल फॉर्म है रीडिंग यानी कि पढ़ना, और चौथा है डब्ल्यू जिसका फुल फॉर्म है राइटिंग अर्थात लिखना। तो इस प्रकार से भाषाई कौशल का क्रम है। और दूसरी तरफ देखिए तो गणित का कौशल विकास का क्रम है, और गणित के कौशल विकास के क्रम में सबसे पहला है ई जिसका तात्पर्य है एक्सपीरियंस अर्थात अनुभव, और अगला है एल जिसका तात्पर्य है लैंग्वेज अर्थात फुल फॉर्म, एल का फुल फॉर्म लैंग्वेज है और इसका हिंदी अर्थ में जाए तो वार्तालाप हो जाएगा, और पी फॉर पिक्चर और जिसका हिंदी अर्थ है चित्र, और एस फॉर सिंबल यानी कि प्रतीक, प्रतीकों का पहचान। तो इस प्रकार से गणितीय कौशल विकास का क्रम और भाषाई कौशल विकास का क्रम आपके सामने प्रस्तुत हुआ। और अब देखते हैं आगे का क्या है आधारशिला मॉड्यूल में। तो आधारशिला मॉड्यूल में जो आगे का जिक्र किया गया है वो है प्रारंभिक कक्षाओं में दक्षताएं। जो हमारी प्रारंभिक कक्षाएं हैं उनमें कौन कौन सी दक्षताएं होनी चाहिए। तो अगर भाषा में देखें तो साथियों सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये दक्षताएं उनको हर हाल में आनी ही चाहिए। ये कक्षा 1 और 2 के बच्चों को तो हर हाल में आ जाना चाहिए, जिससे कि वो अगली कक्षा को सुविधा अनुसार सीख सकें, पढ़ सकें। और इसी तरीके से दूसरी साइड में देखें तो गणितीय दक्षताओं की जो सूची दी गई है इस क्रम में उनको दक्षताएं आनी चाहिए। जैसा कि पहला है संख्या पूर्व अवधारणा, अर्थात जो उनको गिनती सिखाना है उसके पूर्व की जो अवधारणाएं हैं वो क्लियर होनी चाहिए, छोटा बड़ा, मोटा पतला, इन भारी हल्का। तो ये सारी चीज़ें जो है दक्षताएं हैं उनको ये संख्या पूर्व अवधारणाओं में आती हैं और ये उनको आना ही चाहिए। और अगला क्रम है संख्या बोध, उसके बाद संख्या का बोध होना चाहिए। फिर गणितीय संक्रियाएं हैं वो आनी चाहिए, जोड़ गुणा, हाँ ये सारी चीज़ें उनकी वो आना चाहिए। उसके बाद है मापन, तो मापन में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो भी उनको जानकारी होना चाहिए। ये दक्षता बच्चों में आनी चाहिए, और नहीं है तो यही सब तो पूर्ण करना है हम लोगों के द्वारा। अगला पॉइंट है ज्यामितीय आकृतियों की समझ, और जो हमारी आकृतियां हैं रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है या सर्कल है, तो इन सारी जो आकृतियां हैं इनका भी उनको समझ विकसित होना चाहिए बच्चों में। और अगला पॉइंट है अपने आसपास की चीज़ों को गणितीय रूप में देखना, और जो अगला पॉइंट जो कहता है कि आसपास की कम से कम चीज़ों को तो गणितीय रूप में वो बता सकें कि कितने आम के पेड़ हैं तो वो बता सकें कि हाँ 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं या बहुत सारे हैं। तो इन सब चीज़ों की उनको जानकारी अवश्य होना चाहिए। इन्हीं सब बिंदुओं के लिए ही आधारशिला मॉड्यूल जैसे पुस्तक का निर्माण किया गया और हम लोगों को आवश्यकता पड़ी। ये सारी दक्षताएं हर हाल में बच्चों को आनी ही चाहिए। इन सब से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों, इसलिए इनको आप बढ़िया से याद तैयार कर लीजिए। 1-2 बार वीडियो भी देखेंगे तब भी याद हो जाएगा, और यदि याद हो गया तो आपको भविष्य में बहुत जगह इसका हेल्प मिलता रहेगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं साथियों कि आधारशिला मॉड्यूल में और किन किन चीज़ों के बारे में बात की गई है। तो जैसे कि संख्या पूर्व अवधारणा है, तो अभी हम वहाँ भी चर्चा कर रहे थे, और यहाँ अलग से भी नोट करके आपको दिखाने की कोशिश किया गया है कि संख्या पूर्व अवधारणा में क्या क्या आएंगी। तो गिनना, दूर पाश, कम ज़्यादा, छोटा बड़ा, एक से एक की संगति, समूहीकरण, वर्गीकरण, ये सारी चीज़ें क्या हैं संख्या पूर्व अवधारणाएं हैं। अगला पॉइंट है साथियों आधारशिला मॉड्यूल के क्रम में कि फाउंडेशन लर्निंग से बच्चों एवं शिक्षकों में होने वाले परिवर्तन। फाउंडेशन लर्निंग मान लीजिए आ गया, सीख रहे हैं, स्टार्ट कर दिए, तो उनसे बच्चों एवं शिक्षकों में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा, इसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। ये शॉर्ट नोट्स है, आपका बहुत ही हेल्प करेगा। छोटे छोटे क्वेश्चनों को तो यूं ही ये हल कर देगा। यदि आपने पूरे वीडियो को देखा और धैर्यपूर्वक सुना तो आपको अवश्य ही इसका लाभ मिलेगा और आप सभी लोग सीख पाएंगे, और आगे भविष्य में जो भी एग्ज़ाम्स होंगे वहाँ पे
कुछ क्वेश्चनों का तो इतनी सरलता से आप हल कर लेंगे कि आप अभी लग रहा होगा आपको कि फालतू की बातें कर रहा हूँ, लेकिन जब ऐसी परिस्थिति बनेगी तो आप तब हमारी आवाज़ आपके कान में गूंजेगी, तब आप महसूस करेंगे कि हाँ ये चीज़ वहाँ बताया गया था और यही है, आप फट से उसका आंसर दे पाएंगे। तो ये लाभ होता है सुनने का। और आप अगर यदि पढ़ भी रहे हैं साथ साथ में तो सोने पे सुहागा जो कहावत है वो एकदम सत्य साबित होगी। तो साथियों आइए देखते हैं कि बच्चों के परिप्रेक्ष्य में तो शिक्षक और बच्चों में होने वाला क्या परिवर्तन होगा यदि इन सब चीज़ों को सीखा गया सिखाया गया तो पहला चीज़ है कि बच्चों के परिप्रेक्ष्य में, तो आइए बच्चों के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि क्या लाभ होगा। तो भाषा एवं गणित की बुनियादी समझ विकसित होगी, जो कि पहला पॉइंट बताना चाह रहा है। हम क्या बताना चाह रहे हैं, ये आधारशिला आपको सभी से बताना चाह रहे हैं, जिसको मैं सिर्फ माध्यम बना हूँ। तो वो ये सारी चीज़ें बुक में हैं, तो वहाँ से मैंने इसको छांट के निकाला और मुझे लगा कि ये सारी चीज़ें अगर एक जगह संकलित रहेंगी तो हमें पढ़ने में बहुत ही सुविधाजनक होगा। तो बच्चों के परिप्रेक्ष्य में जो क्या पहला पॉइंट बनता है, भाषा एवं गणित की बुनियादी समझ विकसित होगी। यदि हम इन सब चीज़ों को सीखेंगे तो भाषा और गणित दोनों के लिए बुनियादी समझ विकसित होगी। और अगला पॉइंट अगर बात करें तो अन्य विषयों को समझने में यह समझ नींव का काम करेगी। जब हमको भाषा आएगा, गणित आएगा, तो और विषय हैं क्या, इन्हीं पर तो आधारित रहती है। ये भाषा पढ़ते हैं, इसी भाषा पे चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, इन्हीं भाषाओं के माध्यम से ही तो हम सारी बुक पढ़ पाते हैं। तो इस तरीके से ये जो भाषा है और ये जो गणित है, जो दैनिक जीवन में भी हम उपयोग करते हैं और आगे भविष्य में भी उपयोग करते रहते हैं, इन सब चीज़ों को यदि सही से समझ लिया गया तो अन्य विषयों को समझने में यह समझ जो है किस चीज़ की, भाषा एवं गणित की जो समझ है, ये नींव का काम करेगी। और अगर पॉइंट नेक्स्ट की बात करें तो कार्य व व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन होगा। जब हमको थोड़ा सा ज्ञान होता है तो आगे के कार्य को करने में हमें बहुत ही आनंद आता है और हम उसे अपना कार्य व्यवहारिक रूप से समझ करके करते हैं और सकारात्मक रूप से करते हैं। तो ये सब चीज़ें होंगी, अर्थात कार्य व व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। मानवीय मूल्यों, सहयोग, संवेदनशीलता, जो कि मानवीय मूल्य है, सहयोग है, ये हमारे इंसानों का जो मूल्य है उसमें गिने जाते हैं। जैसा कि सहयोग हुआ, संवेदनशीलता हुई, जिम्मेदारी का विकास, ये सारी चीज़ें यदि हमें भाषा और गणित का जो बुनियादी पहलू है वो हमें पता रहेगा तो ये इन सब चीज़ों में, मानवीय मूल्यों में बहुत ही लाभ प्रदान करेंगे। तो आगे अब देखते हैं कि ये तो बच्चों के परिप्रेक्ष्य में हो गया। अगला पॉइंट है शिक्षकों के परिप्रेक्ष्य में। तो शिक्षकों के परिप्रेक्ष्य में क्या लाभ होगा, तो पहला पॉइंट तो भाषा की मूलभूत दक्षताओं को विकसित करने के उपायों को जान सकेंगे। तो हम शिक्षक साथी भी जो भाषा की मूलभूत दक्षताएं हैं उनके विकास करने के उपायों को जान सकेंगे, उनका हम दक्षताओं को कैसे बढ़ाएं। ये हमारे पास समस्या आती है कि उनकी दक्षता आखिर हम बढ़ाना तो चाहते हैं लेकिन कैसे बढ़ाएं। तो ये चीज़ें पढ़ने से, आधारशिला मॉड्यूल पढ़ने से हमको यह लाभ होगा, हम जान पाएंगे, समझ पाएंगे कि उनके जो मूलभूत दक्षताएं हैं उनको विकसित करने के कौन कौन से उपाय हैं या कौन कौन से उपाय हो सकते हैं। अगला पॉइंट बताना चाहेंगे कि गणितीय दक्षताओं एवं उनके विकसित करने के तरीकों को समझ सकेंगे। और नेक्स्ट की बात करें तो विकसित समझ एवं कौशलों का शिक्षण में उपयोग कर पाएंगे। जो विकसित समझ है और कौशल है उनका जो शिक्षण में हम लोग उपयोग कर पाएंगे। तो इस प्रकार से हम शिक्षक साथियों को भी इससे लाभ होगा, बच्चों को तो लाभ होगा ही। आगे अगर बात करें तो हम आधारशिला में हमको एक लाइन ये मिला कि आधारशिला में ERAC अर्थात इरैक, अगर ऐसे शब्दों में देखा जाए तो इरैक, बाकी ये है शॉर्ट फॉर्म है ERAC। तो शॉर्ट फॉर्म ERAC का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पूछा जा सकता है। और दोनों में आप देख रहे होंगे कि हमने प्रस्तुत करने का कोशिश किया है, जो कि हम सभी को लाभान्वित करेगा भविष्य में। तो ERAC का अगर हिंदी में देखें तो E का मतलब अनुभव, R का मतलब चिंतन,
और ए का मतलब अनुप्रयोग और सी का मतलब निष्कर्ष, जिसका इंग्लिश मीनिंग नीचे आप देख ही पा रहे होंगे। का सिद्धांत बच्चों के सीखने की प्रक्रिया पर केंद्रित है। आधारशिला में जो इरैक है, इरैक का सिद्धांत बच्चों के सीखने की प्रक्रिया पर केंद्रित है। जैसा कि इंग्लिश में भी आप देख पा रहे होंगे कि ई फॉर एक्सपीरियंस अर्थात अनुभव, आर फॉर रिफ्लेक्शन यानी कि चिंतन, और ए फॉर एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग, और सी फॉर कंसोलिडेशन यानी कि निष्कर्ष। ये इस तरीके से इरैक का भी फुल फॉर्म आप लोग रट के रखिए। ये पूछ सकता है और पूछा भी जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि मैंने पीछे कुछ एग्जाम्स में देखा कि इनका फुल फॉर्म भी पूछा गया है और जिस पे मैंने वीडियो भी बनाया है उन क्वेश्चनों पर। तो आप जैसा कि लास्ट वीडियो के लास्ट में उसका आइकन आएगा, तो वहाँ से आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं अगर अभी तक नहीं देखा है तो। अगला पॉइंट है लर्निंग आउटकम की श्रेणियाँ। तो आधारशिला पढ़ते वक्त मुझे जो नेक्स्ट पॉइंट मिला कि इसको जानना ही चाहिए, वो है लर्निंग आउटकम की श्रेणियाँ। तो जो लर्निंग आउटकम है उसकी जो श्रेणियाँ हैं वो निम्न है: केंद्रिक लर्निंग आउटकम और नेस्टेड लर्निंग आउटकम, और अगला है उप लर्निंग आउटकम। आइए इसके थोड़ा सा विस्तृत रूप में देखते हैं। केंद्रिक लर्निंग आउटकम क्या है? तो केंद्रिक लर्निंग आउटकम व्यापक दृष्टिकोण पर आधारित है। और नेस्टेड लर्निंग आउटकम क्या है कि नेस्टेड लर्निंग आउटकम जो है वो सीधे तौर पर शिक्षण प्रक्रियाओं को दिशा देने तथा शिक्षण में सुधार की दृष्टि से विकसित किए गए हैं। यह केंद्रित लर्निंग आउटकम के अंतर्गत आता है। नेस्टेड लर्निंग आउटकम भी क्या है कि केंद्रित लर्निंग आउटकम के अंतर्गत आता है। और अगले पॉइंट की बात करें तो उप लर्निंग आउटकम। तो उप लर्निंग आउटकम क्या है? तो उप लर्निंग आउटकम नेस्टेड के अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेस्टेड लर्निंग आउटकम किसके अंतर्गत आता है? तो केंद्रित लर्निंग आउटकम के अंतर्गत आता है। और उप लर्निंग आउटकम किसके अंतर्गत आता है? तो नेस्टेड के अंतर्गत आता है। तो नेस्टेड लर्निंग आउटकम के अंतर्गत उप लर्निंग आउटकम आता है। इसके आधार पर शिक्षक कक्षा शिक्षण करते हैं और उप लर्निंग आउटकम के आधार पर ही जो शिक्षा साथी हैं हमारे वो कक्षा शिक्षण करते हैं। लर्निंग आउटकम के उदाहरण, लर्निंग आउटकम क्या है उसका उदाहरण आइए देखते हैं। तो भाषा के लिए देखा जाए तो भाषा में केंद्रित लर्निंग आउटकम खुले प्रश्नों जैसे कि क्या, क्यों, कैसे पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देते हैं। अभिव्यक्ति के लिए मौखिक विधाओं का भी प्रयोग करते हैं। और नेस्टेड आउटकम, भाषा में ही नेस्टेड आउटकम की बात करें तो बच्चे सुनकर अपनी भाषा में सहजता से उत्तर देते हैं। ये नेस्टेड के अंतर्गत आता है। यदि बच्चा सहज भाव से हमारे किए गए क्वेश्चनों का उत्तर देता है तो वो किसके अंतर्गत आएगा? नेस्टेड आउटकम के अंतर्गत आएगा। बच्चे अपने घर परिवार, आस पड़ोस की वस्तुओं, पशु पक्षियों, दुकान, बाजार के बारे में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देते हैं। ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आ रही हैं? नेस्टेड आउटकम के अंतर्गत आ रही हैं। इसी तरीके अगर गणितीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो केंद्रिक आउटकम, बच्चे अपने परिवेश को मात्रात्मक रूप में देखने व समझने के लिए संख्याओं का प्रयोग करते हैं। केंद्रिक आउटकम की बात हो रही है और गणित में हो रही है। तो बच्चे इसमें क्या करते हैं कि बच्चे अपने परिवेश को मात्रात्मक रूप में देखने व समझने के लिए संख्याओं का प्रयोग करते हैं। उनका जो परिवेश होता है उसमें जो मात्रात्मक रूप में उन चीज़ों को देखते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे हैं तो कितने हैं, तो उनकी मात्रा, पौधों की मात्रा 3 है, 4 हैं, 10 है, इस रूप में देखने व समझने के लिए संख्याओं का प्रयोग करते हैं। तो केंद्रिक आउटकम में आता है गणितीय भाषा में। नेस्टेड आउटकम की बात करें तो नेस्टेड आउटकम बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं जैसे पेड़ पौधों, जीव जंतुओं में अंतर और समानता समझते हैं एवं तुलना करते हैं, जैसे छोटा, बड़ा, मोटा, पतला। और आगे की तरफ चले तो हल्का, भारी आदि के बारे में वो चर्चा करते हैं और जानते हैं। बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं में पैटर्न खोज लेते हैं। अगर उनको पैटर्न की कुछ चीज़ें दिखाई जाएँ तो वो वस्तुओं में पैटर्न को समझ लेते हैं और उनको खोज लेते हैं। बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को संख्यात्मक रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जैसे कि कुछ पत्थर, कंकड़ पत्थर दे दिया जाए तो वो संख्या के रूप में उनको गिन करके व्यक्त कर देते हैं कि हाँ इतने पत्थर हैं, इतने ईंट है, इतने, इस तरीके से वो सारी चीज़ों को बता पाते हैं। ये नेस्टेड आउटकम के अंतर्गत आते हैं।
उप लर्निंग आउटकम क्या है? तो उप लर्निंग आउटकम जैसे बच्चे दैनिक जीवन में 1 से 9 तक की संख्याओं को ठोस वस्तुओं, चित्रों के माध्यम से जोड़े एवं घटा लेते हैं, तो वो उप लर्निंग आउटकम के अंतर्गत आता है। बच्चे अपने आस पड़ोस की वस्तुओं, पशु पक्षियों के नाम तथा उनके बारे में अपनी भाषा में बताते हैं, तो ये भी क्या है? उप लर्निंग आउटकम है। इस तरीके से साथियों ये उप लर्निंग आउटकम की भी बात हो गई। और अगला पॉइंट है फाउंडेशन लर्निंग शिविर। तो आइए इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, जिससे कि एक खाका तैयार हो जाए हमारे मस्तिष्क में कि क्या चीज़ है ये। यह शिविर 50 दिन का होगा, ऐसा पहले था, क्योंकि लॉकडाउन और कोरोना की वजह से ये सारी चीज़ें अभी डिस्टर्ब हो गई हैं। तो आने वाले समय में क्या होगा, कितने दिन का होगा, ये देखने वाली बात होगी। लॉकडाउन से पहले थी, तो उसके बारे में आइए देख लेते हैं कि क्या निर्देश थे। तो यह शिविर 50 दिन का होगा और इसमें 90 मिनट के भाषा और गणित के 2 वादन होंगे। भाषा के 4 और गणित के 5 प्रमुख केंद्रीय लर्निंग आउटकम होंगे। इस तरीके से इसमें बताया गया कि यह जो शिविर होगा 50 दिन का होगा और कुल 90 मिनट के भाषा और गणित के 2 वादन होंगे और दोनों वादन में भाषा के 4 और गणित के 5 प्रमुख केंद्रीय लर्निंग आउटकम हैं। तो भाषा के कौन कौन से हैं केंद्रीय लर्निंग आउटकम, आइए इसको देख लेते हैं। तो नंबर 1 है सुनना बोलना, ये पूछा जाता है। साथियों भाषा में जो पहला पॉइंट है वो सुनना बोलना है और सुनना बोलना ये आता है भाषा के प्रमुख केंद्रीय लर्निंग आउटकम में। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो आप लोग ये सभी को पढ़ के रखिए, क्योंकि अभी पीछे के एग्जामों में सुनना बोलना के बारे में पूछ लिया गया। हो सकता है अगले परीक्षाओं में या हम लोग जिस परीक्षा में बैठे वहाँ पर पढ़ना लिखने के बारे में पूछ लिया जाए, या फिर भाषा संरचना और व्याकरण के बारे में पूछ लिया जाए कि ये क्या है, कहाँ पे है। तो ये हमारे हिंदी भाषा का है और प्रमुख केंद्रीय लर्निंग आउटकम का एक भाग है। तो इस तरीके से भाग 1 सुनना बोलना, भाग 2 पढ़ना लिखना और भाग 3 भाषा संरचना और व्याकरण और चौथा भाग है भाषा में कल्पना और सृजनशीलता। ये 4 जो है प्रमुख केंद्रीय लर्निंग आउटकम है हमारे भाषा के। और गणित के जो हैं वो है नंबर 1 बच्चे अपने परिवेश को मात्रात्मक रूप से देखने व समझने के लिए संख्याओं का प्रयोग करते हैं। नंबर 2 बच्चे संख्याओं के बीच संबंधों को समझकर गणितीय संक्रियाओं के उपयोग में कुशल हैं। बच्चे किसी संख्या या समूह को उसके हिस्सों के रूपों में देख पाते हैं तथा विविध गणित संक्रियाओं को समझकर व्यक्त कर पाते हैं। और चौथा पॉइंट है बच्चे स्थान व मात्रा के विभिन्न गणितीय पहलुओं का परिवेश की जानकारी को समझने और दर्शाने में करते हैं। और नंबर 5 की बात करें तो बच्चे समय, मुद्रा और आंकड़ों का महत्व समझते हैं तथा उसका उपयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने में करते हैं। गणितीय शिक्षण पूरी तरह मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ने की प्रक्रिया है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, बीटीसी वगैरह में तो पूछा ही जाता रहता है। और अभी जो हम शिक्षकों के एग्ज़ाम्स करा लेते हैं और या अधिकारी आते हैं तो वहाँ पूछ लेते हैं कभी कभी। तो ये हम लोगों को पता होना चाहिए कि गणित शिक्षण पूरी तरह मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ने की एक प्रक्रिया है। गतिविधियों के प्रकार। अब गतिविधियों के प्रकार क्या हैं, आइए इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। गतिविधियों के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। नंबर 1 मौखिक गतिविधि, लिखित गतिविधि, सामग्री आधारित गतिविधि और आईसीटी आधारित गतिविधि। ये हमारी गतिविधियों के 4 प्रकार हैं। तो ये चारों प्रकार पूछ सकता है गतिविधियों कितने प्रकार का, तो ये 4 हैं। या 4 विकल्प दे चारों में से एक मिसिंग कर दे और पूछे कि इसमें से कौन नहीं है, तो हमें ये चारों पता होना चाहिए। मौखिक गतिविधि, लिखित गतिविधि, सामग्री आधारित गतिविधि और आईसीटी आधारित गतिविधि। तो ये चारों हमको पता होने चाहिए। कक्षा में जब इनका क्रियान्वयन किया जाता है तो वहाँ पे इनके 3 प्रकार हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने प्रकार होंगे कक्षा क्रियान्वयन में गतिविधियों के। तो साथियों 3 प्रकार होंगे और वो तीनों हैं कौन कौन? एकल है, छोटे समूह में है और बड़े समूह या पूरी कक्षा के साथ। मतलब कि जो हमारे पास बच्चे अवेलेबल रहते हैं उनके आधार पर इसको एकल या छोटे समूह में या बड़े समूह या पूरी कक्षा के साथ कराया जा सकता है इन चारों गतिविधियों को। तो 3 प्रकार से करा सकते हैं हम अपने विद्यालयों में। गतिविधि कैसे बनाएं? यदि उनको बनाना हो तो कैसे बनाएं? वस्तुओं के सहारे, परिस्थितियों के सहारे और परिचित गतिविधियां जो कि हम परिचित होते हैं
कभी उनसे गुजरे हैं या हमें कहीं सिखाया गया है, तो वो परिचित गतिविधियाँ लर्निंग आउटकम से जोड़ना और पाठ्य पुस्तक के सहारे गतिविधियाँ हम बना सकते हैं। जैसे कि पाठ्य पुस्तक पर आधारित कोई नाटक करा लिया जाए, या और तमाम तरह के स्पेलिंग वगैरह सिखाने के लिए हम उस पर गतिविधि बना लें, तो ये पाठ्य पुस्तक के सहारे गतिविधि बन जाएगी। सीखने की प्रक्रिया को सकारात्मक समर्थन देने के लिए 3 बिंदुओं पर कार्य करना होगा। जो सीखने की जो प्रक्रिया है उस पर सकारात्मक समर्थन देने के लिए 3 बिंदुओं पर कार्य करना होगा। कक्षा प्रबंधन नंबर 1, और दूसरा नाम है शिक्षण योजना, और नंबर 3 है आकलन एवं मूल्यांकन। भाषा के 2 पहलू होते हैं, और ये दोनों पहलू कौन से हैं? भाषा के कितने पहलू होते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो साथियों जान लीजिए कि भाषा के 2 पहलू होते हैं। नंबर 1 यांत्रिक और नंबर 2 है चिंतनात्मक। तो यांत्रिक भाषा पहलू में क्या आता है? लिपि आती है, वर्तनी शुद्धता आता है, उच्चारण आता है और सुलेख आता है। और चिंतनात्मक की बात करें तो चिंतनात्मक में भाव, अर्थ ग्रहण, सोचना, प्रतिक्रिया देना, सारांश निकालना, प्रदर्शन करना आदि, इस तरीके से चिंतनात्मक भाषा पहलू होते हैं। भाषा के 2 पहलू हैं, नंबर 1 यांत्रिक और नंबर 2 चिंतनात्मक। भाषा शिक्षण की 40 मिनट की शिक्षण योजना इस प्रकार हो सकती है। तो जो 40 मिनट की जो शिक्षण योजना होगी वो किस प्रकार होगी, ये पूछा जाता है। तो जो सुनना बोलना है उसके लिए 15 मिनट है, और पढ़ना लिखना के लिए 20 मिनट है, और आकलन और सुधार के लिए 5 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। तो साथियों ये रहा भाषा शिक्षण की 40 मिनट की शिक्षण योजना का प्रकार। बच्चों से आगे की बात करें तो बच्चों से बातचीत के दौरान 4 प्रकार के सवालों का उपयोग करना चाहिए। जो बातचीत करते हैं हम, तो किस प्रकार के सवाल हों, कैसे हों, इसके बारे में अगर हम लोग जानकारी एकत्र करें तो जानकारी इस प्रकार होगी कि नंबर 1 सूची सवाल। ऐसे सवाल जिनके उत्तर 1 या 2 शब्द के होते हैं, ये सूची सवाल कहलाते हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सूची सवाल क्या है, और फिर विकल्प में ये दे सकता है कि ऐसे सवाल जिनके उत्तर 1 या 2 शब्द के होते हैं, और अदर भी दे देगा, या फिर ये लाइन ही दे देगा कि ऐसे सवाल जिनके उत्तर 1 या 2 शब्द के होते हैं वो किस प्रकार का बातचीत का जरिया है, तो सूची सवाल का वो जरिया है। नंबर 2 की बात करें तो प्रक्रिया आधारित सवाल। प्रक्रिया आधारित सवाल, तो इन सवालों में वर्णन करना होता है। जो प्रक्रिया आधारित है वो क्या है, वर्णनात्मक क्वेश्चन होते हैं, और उसका आंसर देना होता है बच्चों को। तर्क आधारित सवाल, इस प्रकार के प्रश्नों में क्यों शब्द का प्रयोग किया जाता है, कि ऐसा क्यों होता है, सूर्य ग्रहण क्यों होता है, कैसे होता है, इस टाइप से तर्क संगत जो क्वेश्चन बनेंगे वो तर्क आधारित सवाल के अंतर्गत आ जाएंगे। और नंबर 4 की बात करें तो कल्पना आधारित सवाल। ये सवाल भाषा विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यह सवाल अगर या यदि वाले सवाल होते हैं। अगर ऐसा होता तो क्या होता, तो ये कल्पना आधारित सवाल है। अगर हाथी पानी में जाती तो क्या होता, यदि हाथी तालाब के किनारे ना जाती तब क्या होता, ऐसे तमाम क्वेश्चन होते हैं। तो बच्चा उसमें कल्पना शक्ति बढ़ती है, बच्चा सोच में पड़ता है कि हाँ ये तो सर सही कह रहे हैं, अगर वहाँ नहीं जाता हाथी तो क्या होता। इस प्रकार से उसकी कल्पना शक्ति बढ़ती है, और ऐसे प्रश्नों को कल्पना आधारित सवाल कहा जाता है। लिखने के लिए जरूरी कौशल, तो अब लिखने के लिए जरूरी कौशल की बात की गई थी आधारशिला में, तो उस पॉइंट को यहाँ पे ऐड किया गया है कि लिखने के लिए जरूरी कौशल कौन कौन से हैं। तो ये पूछा भी जाता है। तो लिखने के लिए जरूरी कौशल जो है वो नंबर 1 है गत्यात्मक कौशल या मोटर कौशल। तो इस कौशल में अक्षर लिखने के लिए हाथ और अंगुलियों का सही संयोजन व संचालन सिखाया जाता है बच्चों को। नंबर 2 है भाषा संरचना संबंधी कौशल। तो भाषा संरचना संबंधी कौशल में ध्वनियों को चिन्हों में बदलना, ध्वनि को कैसे चिन्ह में बदले, मतलब अक्षर मात्रा में आए, सही वाक्य संरचना, और अक्षर मात्रा सीख गया है तो उसको सही वाक्य में कैसे लाएं, शब्द में कैसे लाएं, और विराम चिन्हों का उचित प्रयोग। इस तरीके से भाषा संरचना संबंधी कौशल में ध्वनियों को चिन्हों में बदलना, सही वाक्य संरचना, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग, ये सब सिखाया जाता है। और नंबर 3 है संज्ञानात्मक कौशल। क्या लिखना है,
इस बारे में सोचने, बात को तार्किक ढंग से लिखने और एक सूत्र में पिरोने का कौशल संज्ञानात्मक कौशल कहलाता है। तो इस तरीके से साथियों ये चर्चा हुई संज्ञानात्मक कौशल की। और अगला पॉइंट है बच्चों में लेखन विकास के स्तर। तो जो बच्चों में लिखने का जो विकास है उसका क्या लेवल है, क्या स्तर है, तो वो स्तर है 4 कौन कौन से हैं, तो आइए इसको देख लेते हैं। नंबर 1 उभरता लेखन, और नंबर 2 है शुरुआती परंपरागत लेखन स्तर, और तीसरा है मध्यवर्ती लेखन स्तर, और चौथा है प्रवाहपूर्ण लेखन स्तर। ये बच्चों में लेखन विकास के 4 स्तर हैं। इनको चारों को आप सभी को याद कर लेना चाहिए साथियों, कहीं भी पूछ सकता है, ये हमें पता होने चाहिए। और गणितीय दक्षता विकास के घटक, तो गणितीय दक्षता विकास के जो घटक हैं वो है 7 घटक हैं। नंबर 1 बातचीत के तरीके या स्वरूप, गणित सीखने सिखाने का क्रम, गणित सीखने सिखाने के उपकरण, और नंबर 4 है बच्चों की भूमिका, और 5वां है शिक्षण के दौरान विकसित की जाने वाली मूल दक्षताएं। और छठे पॉइंट की बात करें तो छोटे बड़े समूहों में कार्य करने के दौरान ध्यान देने योग्य बातें। और पॉइंट 7 है गणित सीखने सिखाने के तरीके। तो इस तरीके से गणितीय दक्षता विकास के 7 घटक हैं, और इन 7 घटक के बारे में संक्षिप्त जानकारी हम लोगों ने प्राप्त किया। आगे साथियों चलते हैं, गणित शिक्षण की 40 मिनट की जो योजना है वो किस प्रकार की योजना है, तो आइए इसको जानते हैं। और ये लास्ट पॉइंट है इस नोट्स का, तो आइए देखते हैं क्या है ये। गणित शिक्षण की जो 40 मिनट की योजना है वो इस प्रकार है। ठोस वस्तुओं के साथ कार्य 10 मिनट किया जाना है। जो ठोस वस्तुओं के साथ कार्य करना है हमें वो 10 मिनट के लिए करना है। ठोस वस्तुओं के साथ अनुभवों के बारे में जो बातचीत करना है वो 10 मिनट का है टाइम। और चित्रों पर कार्य जो करना है वो 10 मिनट का टाइम है। और प्रतीकों पर कार्य और समेटना 10 मिनट के अंदर करना है। इस तरीके से साथियों ये गणित शिक्षण के 40 मिनट की जो पूरी योजना है वो आप सबके सामने प्रस्तुत किया, और पूरे आधार मॉड्यूल का एक संक्षिप्त रूपरेखा आपके सामने मैंने रखा इस नोट्स के, इस शॉर्ट नोट्स के माध्यम से। तो उम्मीद है कि ये आप सभी या हम सभी को ये भविष्य में बहुत लाभ आएगा। ये आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये नोट्स भी पसंद आया होगा। यदि इसको आप कॉपी में नोट करना चाहते हैं या इसका PDF वगैरह लेना चाहते हैं तो इसका जो वेबसाइट है वो इस वेबसाइट पे जाके आप ले सकते हैं कि www.educationhelpdesk.net.in पर आप लॉगिन करके वहाँ से भी इसको प्राप्त कर सकते हैं और लिख सकते हैं, या फिर आप इसी वीडियो को ही पोस्ट करके आप नोट कर सकते हैं। हालांकि हमारे ज़्यादातर साथी इसको समझ गए होंगे, नोट करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी उनको, ऐसा मेरा सोचना है। आशा और विश्वास है साथियों कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो मेरे इस चैनल को यदि अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।